शिवलिंग है या फव्वारा है, अब उसमें जितनी तस्वीरें आई हैं, अब शिवलिंग तो हम बचपन से देखते आए हैं, हमेशा देखते रहे हैं। शिवलिंग का न तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, न लोकेशन ऐसा होता है, और किसी को अगर वहाँ मंदिर तोड़ना होता तो शिवलिंग को क्यों मौजूद मौजूद रखता, वो तो शिवलिंग को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देता। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर देश में एक नया ही माहौल खड़ा हो गया है, जहां पर मुसलमानों के दिल में एक डर भी है कि बाबरी के बाद क्या वो फिर से ज्ञान व्यापी मस्जिद को खोने जा रहे हैं, या देश की न्यायालय फिर से इंसाफ के हक में फैसला लेगी, या फिर से श्रद्धा के नाम पर फैसला आएगा। और वही तमाम दावपेच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, ज्ञान व्यापी अब जिस तरह से मुद्दा बन गया है देश में, जो इकोनॉमी है वो गर्त में जा रही है, लेकिन मुद्दा ज्ञान व्यापी मस्जिद का ही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये बात निश्चित है कि आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो मजहब के नाम पे सियासत करती है, वो देश में बहुत शक्तिशाली हो गई है, और उसको अपने पावर मेंटेन करने के लिए इसी प्रकार के मुद्दों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो बाबरी मस्जिद का जब मामला उठाया, उसके पहले 1991 में 1991 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था। बात हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो कानून बनाया गया था। अब उसके बावजूद बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ वो हमने देखा। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एक अपराध था, इट वॉज ए क्राइम। जो मूर्तियों को वहां रखा गया था 1949 में, 1949 में मूर्तियों का रखा गया, वो भी एक अपराध था। फिर भी खैर इसने जो फैसला दिया वो अलग बात है, पर इससे एक प्रकार की जो समाज में राजनीति बढ़ी, वो मजहब के नाम की सियासत ज्यादा मजबूत होती चली। और ये ताकत जो अभी पावर में है वो जानती है कि ऐसे मुद्दों के आधार पे दो मकसद हल होते हैं। पहला मुद्दा तो समाज में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन होता है, जिससे उनका पावर बढ़ता है, और दूसरी तरफ से लोगों का ध्यान असली मुद्दों से, जो आज जैसे आप कह रही थी, रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा हो, या एजुकेशन का हो, या हेल्थ का हो, या एम्प्लॉयमेंट का हो, जो वो मुद्दों से लोगों की नज़र को हटाया जा सकता है। अभी ये जो मुद्दा खड़ा किया गया है, उसमें सबसे पहली बात तो यही सोचने की थी, जब प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 ये जब मौजूद है, तो किसको क्या अधिकार है कि इस बात को फिर से शुरू करे, ज्ञान व्यापी हो, या इसके बाद वो मथुरा की बात कर रहे हैं। तो ये सब तो बेईमानी लगते हैं, इनकी कोई जगह नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे कानून व्यवस्था में, पर फिर भी इनको आने दिया जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी सियासत की रोटियों को ज़्यादा गर्मी मिलती है और वो अपनी सियासत को आगे चला सकते हैं। सर, इसी के साथ एक सवाल लगातार उठ रहा है कि शिवलिंग को लेकर फव्वारा है या वो शिवलिंग है, इसके नाम पर 3 दिन सर्वे के नाम पर निकाल दिए गए, और कोर्ट में भी जो चीजें चल रही हैं वही चीजें चल रही हैं। तो इस चीज को किस तरह से समझा जाए सर? क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्लियर है, लेकिन ताजमहल पर जब कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं पीएचडी करके आओ, नहीं तो हम बताते हैं कि कैसे रिसर्च होता है। लेकिन यहाँ पर जो निचली अदालतों का रवैया है धार्मिक चीजों को लेकर, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सवालिया निशान तो कहीं ना कहीं लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, हमारी अदालतों ने पिछले 20-25 साल में जो फैसले दिए हैं, उसमें लोगों की जो डोमिनेंट, यानी ज्यादा लोगों की जो आस्था है, उसको लेकर ज्यादा फैसले आए हैं। इवन बाबरी मस्जिद के बारे में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसने यही कहा कि ये लोगों की आस्था का मुद्दा है। तो अब कानून के जब रखवाले कहेंगे कि हम तो आस्था के आधार पर अपना बयान देंगे, तो आप न्यायालय से क्या उम्मीद कर सकती हैं? और यहाँ जो निचले कोर्ट ने कहा, तो निचले कोर्ट को तो पहले ही सोचना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
है, तो उसके तहत तो कोई किसी प्रकार का इंस्पेक्शन करने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी उन्होंने ये बात की, तो कोर्ट भी पॉपुलर ओपिनियन जो बनाई गई है उसके सामने झुककर ही इस प्रकार के फैसले देते हैं। और जो आप कह रही हैं शिवलिंग है या फव्वारा है, अब उसमें जितनी तस्वीरें आई हैं, अब शिवलिंग तो हम बचपन से देखते आए हैं, हमेशा देखते रहे हैं। शिवलिंग का न तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, न लोकेशन ऐसा होता है। और किसी को अगर वहाँ मंदिर तोड़ना होता तो शिवलिंग को क्यों मौजूद मौजूद रखता, वो तो शिवलिंग को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देता। तो शिवलिंग के बदले जो फव्वारा है, वास्तव में तो फव्वारा है, किसी ने कह दिया शिवलिंग है। अब लोगों की हिम्मत नहीं हो रही उसको अपोज करने की, इसलिए उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नाम पे ये किया जा रहा है। पर कोई भी उसको देखेगा और बिना प्रिजुडिस या बिना बायस या बिना पूर्वाग्रह के देखेगा तो ये तो क्लियर है कि वो एक प्रकार का फव्वारा है। उसमें ट्यूब लगाने की जगह भी है जहाँ से पानी आए, और उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना कि वो एक फव्वारा ही है। पर एनीवे, अब लोग जो कहते हैं तो उसके नाम पर सुनना पड़ता है। लेकिन सरकार इन सब चीजों पर रोक लगाने से ज्यादा अब कुतुब मीनार भी आपके सामने आ गया है। कोई भी मुंह उठाता है और जय श्री राम के नारों के नाम पर यहाँ इसके नीचे कोई मूर्ति दबी हुई है, कोई कुछ है, तो अब मामला जमा मस्जिद तक पहुंच गया है। तो रोक लगाने के आसार तो कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप जब इन चीजों को कलेक्टिव तौर पर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि आओ दावेदारी ठोक दो और फिर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया, साल भर के बाद बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ऐसे मुद्दों को लेकर ही इनकी सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति ज्यादा मजबूत होती है। और क्योंकि दो प्रकार का पॉलिटिक्स होता है, एक प्रकार का पॉलिटिक्स जो लोगों की समस्याओं के चारों तरफ चलता है, और दूसरे पॉलिटिक्स है जो केवल इमोशनल इश्यूज को लेकर समाज को बांटने वाला होता है। तो वही पॉलिटिक्स को लेकर वो लगे हुए हैं। और अभी तो पूरा दरवाजा खुल गया है कि एक ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ साथ कुछ लोग गोवा में बात कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी जगहों पे बात कर रहे हैं कि इसके नीचे भी मंदिर होगा। तो ये तो खैर एक बात है कि हमारी राजनीति आज बहुत एक खराब लेवल पे पहुंच गई है, ऐसा मुझे लगता है। सर आपने लगातार एक लंबा दौर देखा है, चाहे आपने गुजरात राइट्स के ऊपर आपकी कितनी सारी किताबें आई, और फिर लगातार जिस तरह पर हमले होते जा रहे हैं, कभी मस्जिद के अंदर कुछ रख दिया, कभी मंदिर के का नाम लेकर मुसलमानों पर हमला कर दिया, और ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की राजनीति के साथ साथ जो इकोनॉमिकली जो इफेक्ट हो रहा है गरीब लोगों के ऊपर, उसके ऊपर शायद ही कभी ध्यान जाएगा, क्योंकि अभी मूल्य टाइट है, इस बात में सब लोग खुश हैं। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस चीज को किस तरह से पॉजिटिव वे में लेके जाया जा सकता है? क्योंकि इस ओर ध्यान किसी का भी नहीं है, हर कोई खुश है कि वहां मंदिर होना चाहिए और वहां मंदिर है। देखिए, इसमें जैसे बाबरी मस्जिद के समय हम कुछ सीखना चाहें तो सीख ये है कि जितना हम रिएक्शन करेंगे उनको, उतना ज्यादा वो मजबूत होते हैं। उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया 92 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। जैसे रिएक्शन बढ़ती गई उनका पावर बढ़ता गया। तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों ने इससे ज्यादा रिएक्ट न करके शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने देना चाहिए, और एक सामाजिक अभियान सत्याग्रह के रूप में, जैसे महात्मा गांधी का जो हथियार था सत्याग्रह, समाज के असली मुद्दों पर लोगों का ध्यान लाने के लिए उस पर एक सत्याग्रह लोगों ने करना चाहिए। और ये मुद्दे वो करते हैं तो उससे अगर हम ज्यादा उसको रिएक्ट करेंगे तो उससे ज्यादा वो मजबूत होते हैं। सर वो मजबूत होते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका कहीं दिखाई नहीं देती है। और जी जितने जी। भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जमीन पर आते हैं, लेकिन कई किसी ना किसी तरीके से उन पर यूएपीए लगाकर उनको पीछे भेज दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि उनके तार किसी न किसी आतंकवादी घटनाओं से, चीजों से और देशद्रोह की चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में विपक्ष जब कहीं दिखाई नहीं देता है और आए दिन इस तरह की ताकतें मजबूत हो रही हैं, तो आपको लगता है कि कोई भी सोल्यूशन इस सिचुएशन में निकल पाएगा?
देखिए, सोल्यूशन आसानी से तो नहीं निकल पाएगा, आसानी से नहीं निकलेगा, पर अब एक समाज के बड़े तबके को ये महसूस हो रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। और उनकी ये जो समझ है वो एक नए आंदोलन को, शांति प्रिय आंदोलन को, एक सत्याग्रह वगैरह, गांधी जी को फिर से हमको याद करने की जरूरत है। और हमारे देश की जो मिलीजुली सभ्यता संस्कृति है, जो सदियों से हिंदू मुसलमान मिलकर रहते आए हैं, उन चीज़ों के आधार पे हमको अपने दूसरे आंदोलन को शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक है और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में ये अभी बड़ी बहस चल रही है, बड़ा विचार चल रहा है कि हम कैसे देश को वापस उस राह पे लाएं जो हमारे संविधान के अनुरूप है, कैसे देश को उस राह पे लाएं जिसका सपना गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद ने देखा था। तो वो लोगों के बीच में इस प्रकार की बात शुरू है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात ज्यादा मजबूत होकर हमें जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उससे रोककर समाज के विकास के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और बाकी सुविधाओं को इज्जत से प्रदान करने के लिए उस रास्ते पर हम चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।